बहुत ज़बरदस्त स्टेप अप है पाकिस्तान की जानिब से, जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। और नो डाउट पाकिस्तान ने जिस तरह से रोल प्ले किया है, जितना वाइजली प्ले किया है, उसकी तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन जो रात को एक छोटी सी सिचुएशन सामने आई जिसको हम एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे थे, हमें लग ये रहा था कि शायद कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट थोड़ा सा ही सही सामने आएगा, बहरहाल वो नहीं आया। और ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया वो बार बार ये बात करते नजर आ रहे हैं कि हम सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पर आके रुक गए हैं। तो जो बाकी पीछे के 12 पॉइंट्स थे, आप समझते हैं कि वो डिस्कशन का हिस्सा थे या उन पर डिस्कस ही नहीं किया गया, सिर्फ ये जो मेजरली 2-3 पॉइंट्स थे इस पे आके ये जो डायलॉग था वो डेडलॉक का शिकार हुआ? देखिए, मैं जो मेरा तजिया है कि 14.5 पॉइंट जो है 15 में से वो डिस्कस किए गए और उन पे एग्रीमेंट हो चुका था। लास्ट मिनट पे वॉशिंगटन डीसी से ये इस चीज के ऊपर प्रेशर डालना कि फ्यूचर का भी जो यूरेनियम इनरिचमेंट और जोरी हथियार बनाने की गारंटी दी जाए, जो कि मुझे बिल्कुल, जो मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में फील कर रहा हूं कि क्या इसके पीछे ज़ायनस की लॉबी ने प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया है कि इतना बड़ा ट्रिप यहां से वाइस प्रेसिडेंट का जाना दोनों पार्टीज का, मैं समझता हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि दोनों पार्टीज को एक टेबल पर बैठाना। बल्कि स्काई न्यूज ने तो डिस्क्लोज किया था कि इकट्ठे डिनर किया दोनों पार्टीज ने, ईरानियों ने और फ्यूचर प्रेसिडेंट के उम्मीदवार ने, जो कि एक कारनामा है, एक मोइजा है। और फिर वहां से वापस हटना और फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगा जेडी वैंस साहब के, जो उन्होंने अमेरिकन मीडिया को बताया कि एक खबर अच्छी है एक बुरी है। अब यहाँ पे अर्ज ये करना चाहूंगा कि इसकी क्या वजह है, हम कहाँ खड़े हैं। अब देखिए, मैं टोटल एग्री करूंगा कि मसला बहुत बड़ा है। इस वक्त सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसके कई सेशन होने थे, कई होने चाहिए, लेकिन मैं एक यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसकी जरूरत क्या है। जरूरत मैं समझता हूं अमेरिकन अवाम, अब दुनिया थक चुकी है, एग्जॉस्टेड है, दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है। और तीसरी जो अगला सबसे बड़ा एलिमेंट ये है, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 इशू क्राइसिस क्या है? महंगाई है। तेल चोक हो चुका है हरमूज की वजह से, लाइनें लग चुकी हैं कंट्रीज के अंदर, पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है, गरीब तरीन होता जा रहा है। तो दर हकीकत इन सर्कमस्टांसेस में वक्त की जरूरत क्या है? तो जरूरत यह थी कि परमानेंट सीज फायर किया जाता। और दूसरा, पॉलिटिकली जेडी वैंस अमन की ट्रॉफी लेने गए थे अपनी कैंपेन के लिए 2028 के लिए, वो उसमें नाकाम लौटे हैं। आज देखा जाए तो अमेरिकन अवाम बल्कि पूरी दुनिया मायूस है कि इसका कंक्लूजन क्यों नहीं हुआ, क्यों इस चीज से पीछे हटा गया। दुनिया, जिस तरह जेडी वैंस साहब ने कहा कि एक अच्छी खबर है एक बुरी है, दुनिया बुरी खबर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी या करना नहीं चाहती थी। तो मैं ये समझता हूं। और दूसरा, मेरा वतन अजीज सुरखरू हो चुका है। जिस तरह टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल का उन्वान रखा कि रीब्रांडेड एज अ पीस ब्रोकर, तो आप एक दुनिया के पीस ब्रोकर बन चुके हैं। बल्कि आने वाले, मैं जो इस वक्त दर्ज करना चाहूंगा, 13 दिन अभी बाकी हैं। अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान का डेलीगेशन अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहले से ज्यादा एक की रोल अदा करेगा। और 13 दिन मजीद दुनिया के हर कैपिटल, दुनिया के हर चैनल पे पाकिस्तान ज़ेरे बहस होगा। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर मी एज पाकिस्तानी अमेरिकन। और मैं होप कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दुआ गो हूं कि एक तो दुनिया में अमन हो और मेरा वतन अजीज मजीद सुरखरू हो। तारिक साहब, आपको लगता है कि मजीद किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं होगी? जो 12-13 दिन की हम बात कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से गुजारा जाएगा, इसी दौरान कोई वे आउट निकाला जाएगा? और एक और चीज़ ये भी कि पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा कर दिया है, लेकिन अभी सऊदी अरब के हवाले से भी ज़ाहिर नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि और दूसरी 2-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि खासतौर पर टर्की भी, वो इसके अंदर मुआवनत कर सकते हैं, किसी किस्म की इंटरवीन की जा सकती है इन दोनों कंट्रीज़ की जानिब से, क्योंकि जाहिर है सबका ही इसमें मफाद जुड़ा है। जो हमारा खित्ता है, हम सबको मालूम है हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं उसकी जोग्राफिया क्या कहती है। सो डेफिनेटली मजीद ज्यादा किसी किस्म की वॉर तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर हम बात कर लें अवाम के हवाले से, तो वो तो ऑलरेडी आप कह रहे हैं, तो यही सारा जो नैरेटिव है वो इजराइल के अंदर भी है, यही नैरेटिव अब ईरान में भी देख रहे हैं, और यही नैरेटिव हम अमेरिका में भी देख रहे हैं कि नो वन वांट मोर वॉर्स। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं बिल्कुल एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ
एक बड़ा पार्टनर जिसकी तवक्को है इसमें इसमें मजीद अपना रोल अदा करेगा, और वो है चाइना। देखिए इस सारे सिनेरियो के अंदर चाइना सबसे ज्यादा सफर किया है, और चाइना के पास दूसरे सब फरकीन के से ज्यादा उनके पास वेट मौजूद है। भारी भरकम एक पार्टनर है, वो फ्रंट पर आएगा और इसको लीड करेगा। यहाँ ये अर्ज करना चाहूंगा, ईरान पहले भी चाइना की गारंटीज जो था वो मांगता था। मेरे ख्याल में चाइना खुल के मजीद इसमें आएगा, पाकिस्तान की मुआवनत करेगा, पाकिस्तान मजीद एक मजीद वेट गेन करेगा, चाइना को भी रिप्रेजेंट करेगा, वॉशिंगटन डीसी को भी रिप्रेजेंट करेगा। और मजीद देखिए, मैं अर्ज करना चाहूंगा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी जो इस वक्त क़यादत है, उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि रियाज, तेहरान, बीजिंग और वॉशिंगटन डीसी का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना और अपने आप को रीब्रांड करना, यह सबसे बड़ी अचीवमेंट। दूसरी अचीवमेंट हमारे को रोका, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज को जंग में छलांग लगाने से रोका। मैं समझता हूं ये कारनामा और ये जो इन्होंने एहसान किया पूरी दुनिया पे, ये दुनिया नहीं भूल पाएगी। हमारे फील्ड मार्शल साहब ना सिर्फ इस वक्त देखा जाए तो नोबेल पीस प्राइज के उम्मीदवार होंगे, बल्कि तारीख की किताबों में उन्होंने अपना नाम जो है वो सुनहरी लफ्जों से लिखवाया है। तार साहब, वन मोर थिंग ये कि अब ज़ाहिर वेट किया जा रहा है कि ट्रम्प का स्टेटमेंट क्या सामने आता है, वो मजीद क्या नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब होते हैं, नहीं होते, और क्या अगर वो कोई नया नैरेटिव लेकर आते हैं तो क्या उनकी नेशन इस पर बिलीव भी करेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि ज़ाहिर जो डेलीगेशन यहाँ से पहुंचा है, मैसेजिंग के थ्रू तो सारी बातें वहाँ तक पहुंची हैं, एक ब्रीफिंग जाके दी जाएगी और बताया जाएगा कि मुज़ाकरात में ये हर्डल्स आई हैं, तो उसके बाद क्या आप समझते हैं कि ट्रम्प किस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं? क्या उनका नैरेटिव हो सकता है? क्या उनका मजीद स्टांस हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। देखिए, दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बहुत अनप्रडिक्टेबल शख्सियत है, लेकिन मैं दो सिनेरियो आपके सामने रखना चाहूंगा। बहसीते अमेरिकन, अब मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब मिनट बाय मिनट लेट हैं इस चीज को रैप अप करने में, क्योंकि नवंबर का इलेक्शन जो है वो सामने खड़ा है, सारी दुनिया की नजरें नवंबर इलेक्शन पे है। और दूसरा, अमेरिकन, एवरेज अमेरिकन महंगाई के तूफान में पिस रहा है, दो जॉबें करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। उनका कंसर्न ये है कि जल्द अज जल्द जंग खत्म हो, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आए और महंगाई का खात्मा हो। ये तो ऑन ग्राउंड रियलिटी है। अब दूसरी रियलिटी ये है कि ज़ायनिस्ट लॉबी, इजराइल की लॉबी अमेरिका के हर इलेक्शन में $100 मिलियन से ज्यादा पंप करती है। इस वक्त उनका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। कांग्रेस उनकी जेब में है, दुनिया का हर बड़ा बैंक उनकी जेब में है, दुनिया की हर बड़ी कारपोरेशन उनकी जेब में है। वो कहां तक जो है वो प्रेशराइज कर सकते हैं? इस वक्त क्वेश्चन मार्क व्हाइट हाउस के अंदर, इस वक्त क्वेश्चन मार्क पूरे अमेरिका में है कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल की प्राइस अमेरिका, एन एवरेज अमेरिकन कितनी देना अफोर्ड कर सकते हैं। तारड़ साहब, ये जो आप ज़ायनिस्ट लॉबी की बात कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा एक डेलीगेशन आया, उसमें जो 3 अहम जो मेंबर्स थे, उसमें से सिवाय अगर हम देखें जेडी वेंस के, तो जो बाकी जैरेड कश्नर हैं और उनके साथ जो दूसरे स्टीव विटकॉफ थे, वो इसी लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑलरेडी डीप स्टेट इसकी मुखालिफत कर रही हैं, ऑलरेडी जेडी वेंस इसकी मुखालिफत करते नजर आए। यूरोपियन स्टेट्स की बात कर लें तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि मजीद जंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये जो लॉबी है ये ज़्यादा प्रिवेल करेगी या वो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो ज़्यादा प्रिवेल कर सकता है? देखिए, जिन दो पार्टिसिपेंट के बारे में आपने जिक्र किया है, उनके बारे में गार्डियन ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक आर्टिकल लिखा था कि ये दोनों ना सिर्फ खुद ज्यूइश हैं, बल्कि ये ज़ायनिस्ट लॉबी को रिप्रेजेंट, उनकी तरफ लीनिंग है, उनकी तरफ ये झुकाव है इनका। तो इसी वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके थे उस आर्टिकल के बाद, और ईरान ने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जेडी वांस को दिया था, और जेडी वांस मेरे ख्याल में बहुत सूटेबल कैंडिडेट थे। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों ये सारी इसको रैप अप करके 14.5 के करीब शराइत के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था। 15 शराइत थी, 14.5 जो है डिस्कस की जा चुकी थी, किसी न किसी हल पे पहुंच चुके थे। क्यों इसको रैप अप करके जाना पड़ा? और सारी दुनिया इस तरह के अंदर है। 13 दिन अब मजीद लोग जो हैं वो टीवी के साथ जुड़े रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो है वो नीचे आएंगी।
दुनिया परेशान है। एग्जैक्टली तारड़ साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि दुनिया परेशान है, दुनिया हैरान है, वो कोशिश कर रही है और वो इंतजार कर रही है कि आगे स्टेटमेंट सामने आ सकता है इस मामले को किस तरह से